हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एवाई स्टडी जी लर्निंग। फ्रेंड्स, हम लोग जो है आर के लिए टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं पीसीएस मंत्रा की। तो फ्रेंड्स, ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये काफ़ी दो भागों में हो चुकी है। अभी तीसरा पार्ट करेंगे इसका। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था यहाँ शोरगुल की वजह से। तो चलिए हम लोग सीधे स्टार्ट कर लेते हैं। 40 क्वेश्चन बचे हुए हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जो है नेक्स्ट टेस्ट सीरीज भी करनी है। तो चलिए 101 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 100 क्वेश्चन तक हो चुका है इसमें। तो इसका जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा जारी किया जाता है। तो इसमें जो सीपीआई है, सीपीआई रूरल और अर्बन, इसको जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। और जो सीपीआई है इसके 4 प्रकार होते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से प्रकार हैं। तो इसमें जो है औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई है, जैसे इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए है। और दूसरा जो है कृषि मजदूर के लिए सीपीआई है। और तीसरा ग्रामीण मजदूर के लिए। और चौथा जो है सीपीआई यानी कि ग्रामीण या शहरी या संयुक्त रूप से जो है उसके लिए है। ठीक है। तो चलिए अब अगला देखते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के साथ बेरोजगारी दर में वृद्धि को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टैगफ्लेशन। ठीक है। स्टैगफ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति जनित मंदी। तो एक ऐसी स्थिति है जिसमें अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति और बेरोजगारी की उच्च दर का सामना करती है। ठीक है। स्टैगफ्लेशन जो है इसके परिणाम स्वरूप उच्च मुद्रास्फीति, विकासहीनता और बेरोजगारी होती है। यह उच्च कीमत और कोई आर्थिक विकास नहीं होने की स्थिति उत्पन्न करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। 103 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लागत जन्य मुद्रास्फीति यानी कि कास्टफुल इन्फ्लेशन का कारक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मजदूरी दर में बढ़ोतरी। मजदूरी दर में बढ़ोतरी यानी लागत प्रेरित जो मुद्रास्फीति है ये श्रम, कच्चे माल आदि जैसे आदानों की कीमतों में वृद्धि के कारण होने वाली मुद्रास्फीति है। उत्पादन के कारकों की बढ़ी हुई कीमत इन वस्तुओं की आपूर्ति में कमी की ओर ले जाती है, जबकि मांग स्थिर रहती है और वस्तुओं की जो कीमतें हैं इनमें वृद्धि होती है, जिससे क्या होता है समग्र मूल्य स्तर में वृद्धि हो जाती है। निम्नलिखित में से किस वर्ग पर मुद्रास्फीति का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्पादक पर। उत्पादक पर जो है सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो चलिए थोड़ा सा इसका भी हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मुद्रास्फीति के कारण उत्पादक तथा उद्यमी वर्ग, और एक क्या होता है उद्यमी वर्ग, इन पर जो है इनका जो है लाभ होता है, क्योंकि उत्पादक जिन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं उनकी कीमतें बढ़ रही होती हैं तथा मजदूरी में भी वृद्धि कीमतों की तुलना में कम होती है। ठीक है। इस प्रकार मुद्रास्फीति से उद्यमी तथा उत्पादकों का फायदा होता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 105 नंबर क्वेश्चन को, किस वक्र के द्वारा मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य विपरीत संबंध दर्शाया गया है। तो यह ध्यान रखिएगा, इसमें कह रहा है विपरीत संबंध दर्शाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा फिलिप्स वक्र। फिलिप्स वक्र के द्वारा। तो अर्थशास्त्र के संबंध में जो फिलिप्स वक्र है ये किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की दरों के बीच संबंध को बताने वाला वक्र है। इसके अनुसार क्या होता है, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की दरों के बीच व्युत्पन्न संबंध होता है। ठीक है। अर्थात अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बढ़ने पर बेरोजगारी कम होती है। ठीक है। चलते हैं अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं 106, मुद्रास्फीति की दर में किस वार्षिक वृद्धि को हाइपर मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 अंकीय। ठीक है। हाइपर इन्फ्लेशन जो होता है, हाइपर इन्फ्लेशन यानी कि हाइपर मुद्रास्फीति, ये उस स्थिति को कहते हैं जहां कीमतें जो है खतरनाक रूप से उच्च दर से बढ़ती हैं। कीमतें इतनी तेज़ी से बढ़ती हैं कि इसके परिमाण को मापना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि मात्रात्मक शब्दों में जब कीमतें प्रतिवर्ष 1000% से ऊपर बढ़ जाती हैं तो इसे हाइपर इन्फ्लेशन कहा जाता है। ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 107 नंबर का। इसमें है वर्तमान में भारत में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लक्षित मुद्रास्फीति कितनी है। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा 4%।
ठीक है। वर्तमान में आरबीआई का प्राथमिक उद्देश्य जो है वो 4% मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करना है। आरबीआई के पास प्लस माइनस जो है 2% का एक सुविधा क्षेत्र है जिसके भीतर मुद्रास्फीति बनी रहनी चाहिए। इसका अर्थ है कि आरबीआई का लक्ष्य मुद्रास्फीति दर को 2% से लेकर के 6% के बीच रखना है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, 2% से लेकर 6% के बीच रखना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 108 नंबर। देश का प्रथम पर्यावरण अनुकूल शेयर सूचकांक ग्रीनेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जो ग्रीनेक्स है ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, और इसे जो है 2012 से जारी किया जा रहा है। इस ग्रीनेक्स को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा 2012 से जारी किया जा रहा है। वर्तमान समय में इस सूचकांक में कुल 25 कंपनियों के शेयर शामिल हैं जिनके निष्पादन का मूल्यांकन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, बाजार पूंजीकरण तथा टर्नओवर के आधार पर किया जाता है। जिन शेयरों का क्रय विक्रय नियमित रूप से प्रतिदिन शेयर बाजार में होता है ऐसे शेयर कहलाते हैं। तो ऐसे शेयर को एक्टिव शेयर कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 110 नंबर का जो क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है मौद्रिक नीति के तहत रिजर्व बैंक द्वारा प्रयुक्त गुणात्मक साख नियंत्रण के उपायों में कौन सा शामिल नहीं है? तो यहाँ ध्यान रखना है कि नहीं है कहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा तरलता समायोजन सुविधा। इसका जो डी आंसर है ये सही हो जाएगा। तो गुणात्मक साख नियंत्रण, इसका प्रयोग जो है अर्थव्यवस्था के विशेष क्षेत्र में ऋण वितरण को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। तरलता समायोजन सुविधा यानी कि LAF परिमाणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत शामिल उपाय है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ है कि एक तरफ सूची 1 दिया गया है और दूसरी तरफ जो है सूची 2 दी गई है। ठीक है, इसका मिलान करना है, तो चलिए देखते हैं। इधर जो है लिखा है प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, किसान मान धन योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो इसका जो ईयर दिया गया है उसको मिलान करना है। तो चलिए जो प्रधानमंत्री वय वंदन योजना है ये हो जाएगा मई 2017 और किसान मानधन योजना हो जाएगा सितंबर 2019 और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जून 2020, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना तो ये बचा दिसंबर 2016। ठीक है, तो इसका जो आंसर मिल रहा है मिला लेते हैं हम लोग 2 3 4 1, तो इसका हो जाएगा सी। 2 3 4 1 मिल रहा है, किसमें? सी में मिल रहा है। चलते हैं अब आगे 112 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने रुपए तक की बीमा राशि प्रति परिवार प्रदान करने का प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 लाख। ठीक है, 5 लाख हो जाएगा। तो आयुष्मान भारत योजना की जो शुरुआत हुई है, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कब हुई है। तो जो इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में हुई थी। इसके तहत 5 लाख रुपए बीमा राशि कवर प्रति परिवार को प्रदान किया जाता है। यह विश्व की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा योजना है। यह भी इसके बारे में मतलब एक काफ़ी बड़ी जानकारी है, तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है सुकन्या समृद्धि योजना का संबंध बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से है, और दूसरा है सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत एक निश्चित ब्याज दर खाते में जमा राशि पर दी जाती है जो अपरिवर्तित रहती है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित उपयुक्त कथनों के आधार पर कौन सा कथन असत्य है? तो हमको असत्य बताना है। तो इसमें जो बी वाला है जो केवल 2 यानी कि जो दूसरा वाला है ये असत्य है। तो चलिए देखते हैं क्या असत्य है। तो इसमें जो सुकन्या समृद्धि योजना की जो शुरुआत है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंग के रूप में हुई। इस योजना के तहत खाते में जमा राशि पर जो ब्याज दर की जाती है वो परिवर्तित रहती है। यहाँ पे लिखा है अपरिवर्तित रहती है, तो ये अ हटा देंगे तो ये हो जाएगी परिवर्तित रहती है, तो ऑफ सही हो जाएगी। ठीक है, जिसे समय समय पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो बैंक का नाम भी याद रखिएगा, किसके द्वारा किया जाता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है,
चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 114 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें है पीएम श्री योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो पीएम श्री योजना की जो शुरुआत है ये 5 सितंबर 2022 को हुई थी। तो पीएम श्री योजना की शुरुआत 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस योजना के तहत स्कूलों के चयन के लिए कुछ मानक बनाए गए हैं। यह केंद्र सरकार प्रायोजित योजना है जिसमें स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष रूप से बल दिया गया है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है? स्कूलों को आदर्श विद्यालय बनाना। तो अगर ये भी पूछ सकता है कि पीएम श्री योजना की शुरुआत जो है वो किस अवसर पर किया गया था? तो शिक्षक दिवस के अवसर पर किया गया था 5 सितंबर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये भी हमको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ, ठीक है। एक तरफ योजनाएं दी गई हैं और एक तरफ उनके ईयर दिए गए हैं, ठीक है। तो उज्ज्वला योजना, ठीक है, उज्ज्वला योजना लिखा है, फिर है निर्विक योजना, तेजस्विनी योजना और सहज योजना। चलिए इसका मिलान करते हैं। उज्ज्वला योजना जो है उसका हो जाएगा 1 मई 2016। निर्विक योजना का हो जाएगा 14 सितंबर 2019। तेजस्विनी योजना का हो जाएगा 22 दिसंबर 2015। सहज योजना 30 अगस्त 2015। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1, ठीक है, 3, 4, 2, 1। तो आंसर बी हो जाएगा। चलिए अब आगे 116 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें ये बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं बताना है। पीएम स्वामित्व योजना अप्रैल 2021, उड़ान योजना अप्रैल 2016, स्टैंड अप इंडिया अप्रैल 2016, स्टार्टअप इंडिया जनवरी 2016। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा उड़ान योजना, ठीक है, क्योंकि जो उड़ान योजना है, उड़ान योजना उड़े देश का आम नागरिक, यह योजना 21 अक्टूबर 2016 को प्रारंभ की गई थी। 21 अक्टूबर 2016 को, ये अप्रैल लिखा हुआ है, इस वजह से ये गलत हो गया। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो देश के छोटे शहरों में रहने वाले अधिकाधिक लोगों को हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करना है, इसका मुख्य उद्देश्य था। चलते हैं अब आगे। एरो योजना का संबंध है। तो जो एरो योजना है उसका संबंध किससे है? तो डाकघरों से है, ठीक है। इसका ये जो एरो योजना है ये अगस्त 2018 में प्रारंभ हुआ था। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के डाकघरों को उन्नत बनाना है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट योजना है। इसका जो है इसको याद जरूर करिएगा कि किससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, आरोग्यश्री योजना का संबंध किस प्रदेश से है? तो इसका जो संबंध है ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश से है। तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले रोगों के मुफ्त इलाज हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आरोग्यश्री योजना शुरू की है। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को हर वर्ष 5 लाख रुपए, कितने? तो 5 लाख रुपए जो है 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल जीवन मिशन शहरी से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है कि शहरी स्थानीय निकायों में सार्वभौमिक जलापूर्ति करना, 2.86 करोड़ परिवारों को नल कनेक्शन देना। उपयुक्त कथनों के आधार पर निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो कौन सा विकल्प सही है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। चलते हैं अब आगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 120 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जननी सुरक्षा योजना अप्रैल 2005, जनश्री बीमा योजना अगस्त 2000, अटल पेंशन योजना जून 2015, सौभाग्य योजना सितंबर 2019। तो इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सौभाग्य योजना सितंबर 2019, क्योंकि जो सौभाग्य योजना है ये 25 सितंबर 2017 को आई थी। 25 सितंबर 2017, ये 2019 लिखा है, इस वजह से ये सुमेलित नहीं है। बाकी जितने दिए गए हैं तीनों ये बिल्कुल सुमेलित हैं, तीनों के तीनों बिल्कुल सुमेलित हैं। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। पहला है 4.22 करोड़ की जनसंख्या को कवर करने वाले महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी वाले गांव को आदर्श ग्राम में रूपांतरित करना।
दूसरा है, यह योजना विकास के 8 क्षेत्रों में प्रमुखता से कमियों को कम करने की परिकल्पना करती है। तो नीचे दिए गए कूट के आधार पर कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो सत्य है ये बताना है, तो दोनों सत्य हैं। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा, दोनों सत्य हैं। तो जो प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना है, इसके तहत 8 क्षेत्रों में प्रमुखता से कमियों को कम करने की परिकल्पना करती है, जैसे कि सड़क संपर्क, विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र, दूरसंचार संपर्क, जल निकासी, पेयजल सुविधा, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। तो ये जो 8 है, इसके कमियों को कम करने की परिकल्पना करती है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भाग्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 50,000 रुपये। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भाग्य लक्ष्मी योजना शुरू की गई है। तो ये भी याद रखिएगा किसके द्वारा शुरू की गई है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। भाग्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता गरीब परिवार में जन्मी बेटियों के परिवार को प्रदान की जाती है। साथ ही बेटी की मां को 5100 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अमृतकाल के लिए विजन के अंतर्गत शामिल है। तो क्या शामिल है इसमें से? तो उपयुक्त सभी, यानी जो जितने दिए गए हैं सभी शामिल हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं एक बार। युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों के लिए अवसर, रोजगार सृजन में वृद्धि, सुदृढ़ और स्थिर वृहद आर्थिक वातावरण। तो ये तीनों जो है वो शामिल हैं इसमें। आगे देखते हैं 124 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अमृतकाल सप्तर्षि प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है। तो कौन सा नहीं शामिल है ये बताना है। तो नारी सशक्तिकरण इसमें शामिल नहीं है। तो केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अमृतकाल के सप्तर्षि प्राथमिकताओं में जो शामिल है, चलिए देख लेते हैं उसको। समावेशी विकास, ठीक है, और जो है अंतिम छोर तक पहुंचना, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र, हरित विकास और क्षमता उभारना, अवसंरचना और निवेश। इस प्रकार इसके अंतर्गत नारी सशक्तिकरण जो है वो शामिल नहीं है। हाल ही में प्रस्तुत केंद्रीय बजट के अंतर्गत भारत को मिलेट का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? तो वो जो योजना है श्री अन्न योजना। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। श्री अन्न योजना शुरू करने की घोषणा की गई है तथा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए IIMR हैदराबाद को सहायता दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है। आगे देखते हैं 126 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार उपलब्धियां समावेशी विकास के तहत अब तक कितने ग्रामीण घरों को पेयजल कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है? तो कितने घरों को प्रदान किया जा चुका है? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 करोड़ घरों को, 9 करोड़ घरों को। तो हाल ही में प्रस्तुत केंद्रीय बजट के अनुसार उपलब्धियां समावेशी विकास शीर्षक के अनुसार अब तक कुल 9 करोड़ ग्रामीण घरों को पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2023-24 के तहत रक्षा मंत्रालय हेतु कुल कितने लाख करोड़ रुपए आवंटित किए जाने का प्रावधान है? तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा यहाँ पे 5.94 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, 5.94 लाख करोड़ रुपए। रक्षा मंत्रालय को कितना है? 5.94, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को 2.70, रेल मंत्रालय को 2.41, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को 2.06 है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 128 नंबर का। हाल ही में प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार प्रदेश की कुल कितनी जनसंख्या है? प्रदेश की कुल जनसंख्या बतानी है कितनी है? तो ये 24 करोड़ है। ठीक है, तो ये कितनी है? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश कुल 24 करोड़ जनसंख्या के साथ देश की सर्वाधिक आबादी वाला राज्य बन गया है। तो सर्वाधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है इस समय। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों के आधार पर देश की GDP में उत्तर प्रदेश का योगदान है। तो उत्तर प्रदेश का जो योगदान है वो 8% है। ठीक है, 8%,
यानी कि उत्तर प्रदेश का कुल योगदान देश की जीडीपी में 8% से अधिक का है। तो देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का कुल योगदान 8% से अधिक का है। 2021-22 में प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कुल 16.8% की वृद्धि दर्ज की गई, 16.8% की। वहीं वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए यह 19% अनुमानित की गई है, 19% अनुमानित की गई है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार देश को निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो कब तक किया गया है ये बताना है। तो 2070 तक किया गया है, ठीक है। तो केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार भारत हरित उद्योग और आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए 2070 तक पंचामृत तथा निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन की ओर दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की गई है। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन 131 नंबर का। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार हाल ही में आकांक्षी जिले कार्यक्रम की सफलता को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया है। कौन सा कार्यक्रम? तो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया है। इसके अंतर्गत कुल कितने ब्लॉकों को कवर करने की योजना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 500 ब्लॉकों को कवर करने की योजना है, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना प्रदेश के कितने जनपदों में संचालित की जा रही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 71। हाल ही में प्रस्तुत बजट अनुमानों के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। यह योजना प्रदेश के 71 जनपदों में संचालित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 133 नंबर का क्वेश्चन। 133 नंबर का आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 2021 में सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी विश्व के कुल सेवा निर्यात का कितने प्रतिशत रही? तो ये हो जाएगा 4%, ठीक है। भारत जो है शीर्ष 10 सेवा निर्यातक देशों में शामिल होने के कारण सेवा व्यापार क्षेत्र में एक प्रमुख राष्ट्र रहा है, जिसमें विश्व वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में अपनी हिस्सेदारी को 2015 के 3% से बढ़ाकर वर्ष 2021 में 4% कर लिया है। तो याद रखिएगा 4% है। आर्थिक समाचार 2022-23 के अनुसार 2022 के दौरान शीर्ष से कम होते हुए विदेशी मुद्रा प्राप्तकर्ता देश समूह थे। तो बताना है कि कौन कौन से थे। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत, मैक्सिको, चीन और फिलीपींस। तो 2022 में सर्वाधिक शीर्ष विदेशी मुद्रा प्राप्तकर्ता जो देश हैं, भारत $100 मिलियन, मैक्सिको $60 मिलियन, चीन 51। तो चलिए हमें बस भारत का ध्यान रखना है। तो भारत जो है $100 मिलियन उसका है, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 135 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 2023 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो जो 2023 है इसको पौष्टिक अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर याद कर लीजिएगा। तो जो 2023 है, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाने के भारत के प्रस्ताव को 2018 में खाद्य और कृषि संगठन द्वारा अनुमोदित किया गया था तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया है, ठीक है। पोषक अनाज जो है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये कई छोटे बीज वाले फसलों को संदर्भित करता है और भारत में उपलब्ध कुछ सामान्य फसलों में जैसे कि बाजरा, रागी जो है इसको फिंगर मिलेट भी बोलते हैं, ज्वार को ही सोरघम बोलते हैं, बाजरा इसको मोती बाजरा भी बोलते हैं और वरीगा। तो ये सब जो है शामिल है मोटे अनाजों में। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है, भारत अंडा उत्पादन में विश्व में तीसरे स्थान पर है, भारत मांस उत्पादन में विश्व में 8वें स्थान पर है। तो सही कथन बताना है, इसमें से कौन सा सही कथन है। तो 1, 2, 3 तीनों बिल्कुल सही हैं, ठीक है, तीनों बिल्कुल ही सही हैं। भारत दुग्ध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है
वहीं अंडा उत्पादन में तीसरे और मांस उत्पादन में 8वें स्थान पर है। ये बिल्कुल रट डालिएगा क्योंकि ये वन लाइनर में भी पूछता है इस क्वेश्चन को। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 137 137। देखो अपना देश पर्यटन योजना में भारत से कुल कितने स्थानों का चयन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 50। देखो अपना देश पर्यटन योजना के अंतर्गत देश में कुल 50 स्थलों का चयन किया गया है। पहले इससे योजना के अंतर्गत 15 स्थानों का चयन किया गया था, लेकिन वर्तमान में स्थलों की संख्या को बढ़ाकर 50 कर दिया गया है। ठीक है, कितना कर दिया गया है? 50 कर दिया गया है। अब देखते हैं हम लोग आगे अगला क्वेश्चन 138 नंबर का। इसमें है कि कौन सुमेलित है? तो नाबार्ड की स्थापना 1982, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1985, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980। तो सही कूट का चयन करना है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा 1 और 3, 1 और 3 हो जाएगा। तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 बिल्कुल सही है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना हुई थी ये 2 अक्टूबर 1975 में हुई थी। 1975 में हुई थी, ये 1985 लिखा है तो ये गलत हो जाएगा। और तीसरा है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तो ये 1980। ठीक है, ये सही हो जाएगा 1980, ये सही है। और अगर यहीं पे रहता 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है वो चौथी पंचवर्षीय योजना में जुलाई 1969 में किया गया था। जुलाई 1969 में किया गया था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 139। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में कितने संकेतकों को शामिल किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 संकेतकों को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो बहुआयामी गरीबी मूल्यांकन का जो उद्देश्य है वो गरीबी के गैर आय आधारित आयामों को मापना, गरीबी और अभाव की सीमा का अधिक व्यापक मूल्यांकन प्रदान करना है। तो इस तरह से 10 जो है दो संकेतकों को शामिल किया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 140 नंबर का। तो इसमें है निम्न को सही कालक्रम में व्यवस्थित करिए। योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत। तो इसमें जो है कालक्रम में सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो जो सबसे पहले देख लेते हैं योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में हुई थी, 15 मार्च 1950 में हुई थी। और राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना है तो ये 6 अगस्त 1952 में हुई थी, 1952 में हुई थी। और प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत है ये 1 अप्रैल 1951 को हुई थी, 1 अप्रैल 1951 में हुई थी। तो हम लोग इस तरह मिलान करेंगे तो 1, 3 और 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। तो फ्रेंड ये जो है हमारी एक टेस्ट सीरीज 3 भागों में कंप्लीट हुई है। तो आप लोग प्लीज़ इसको ज़रूर कर लीजिएगा एक बार, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स का टेस्ट सीरीज है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इसमें काफ़ी जो है करंट से रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ के साथ। तब तक जो अपना अच्छे से पढ़िए और ध्यान रखिए। और फ्रेंड्स टेस्ट सीरीज देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।